स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारे चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का सेकंड वीडियो है। इससे फर्स्ट वाली वीडियो में हमने जाना कि हमारी कंट्री में कितने स्पीसीज पाए जाते हैं, प्लांट के और एनिमल के, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के कितने स्पीसीज पाए जाते हैं। और हमने ये भी जाना कि वर्जिन वेजिटेशन किसे कहा जाता है, और फैक्टर्स भी जाने कि फ्लोरा एंड फौना जो एक रीजन में होते हैं उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, और इकोसिस्टम के बारे में हमने जाना। देन आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर, वहाँ पे मैंने आपको लिंक दी है, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेकंड पार्ट। तो इसमें हमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, देखो पहले तो हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देन सेकंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, स्कर्ब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो ये जो है कुछ टाइप्स दिए हुए हैं वेजिटेशन के, ठीक है। इन्हीं को आगे हम पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, ठीक है। तो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होता है, कि इसका नाम ही क्या है, रेन फॉरेस्ट। वहाँ मतलब इसका क्या है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन होता है वहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है, वार्म एंड वेट, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं वो शेड नहीं करते पूरे ईयर, ठीक है, क्योंकि एक ही जैसा वहाँ पे क्लाइमेट रहता है। कभी भी वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ड्राई क्लाइमेट हो, ठीक है। तो वार्म एंड वेट क्लाइमेट वहाँ हमेशा रहता है, जिसकी वजह से उसके ट्रीज़ के लीव्स शेड नहीं करते, पतझड़ नहीं आता वहाँ पे हमेशा बारिश होती ही रहती है। इसीलिए वहाँ पे लग्जीरियस ट्रीज़ होते हैं, जैसे शर्ब्स, क्रीपर्स, ठीक है, इस टाइप के वहाँ पे ट्रीज़ पाए जाते हैं। और रेनफॉल जो है वहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स में और आइलैंड ग्रुप एंड अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है इन एरियाज़ में, इसीलिए ये इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और अगर हम इसको पिक्चर के थ्रू देखें तो ये कुछ इस टाइप का आपका होता है। इसमें आपका देख रहे हो आप जिस तरीके से कि बहुत ज़्यादा घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट हम कह सकते हैं होता है, क्योंकि इसमें हर स्पेस के बाद एक ट्री होता है, तो गैप बिल्कुल नहीं दिखता, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है और इसकी लीव्स हमेशा ग्रीन रहती हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और अगर हम यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, क्योंकि खूब घना जंगल होता है, तो यहाँ पे आपको हर टाइप के एनिमल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की, तो इनको जो है मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और इनकी जो रेनफॉल रेंजेस होती हैं वो 200 to 70 मीटर होती है। और यहाँ पर जो है दो तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि अवेबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पे इस फॉरेस्ट को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमेशा ग्रीन नहीं रहता है, ठीक है। एक मॉनसून पीरियड आता है जिसमें ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। और यहाँ पर दो टाइप्स के होते हैं, एक मॉइस्ट होता है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, और ड्राई मतलब जहाँ पे कम बारिश होती है, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इसको डिवाइड किया गया है। देन ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फुट हिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? लायन, तो यहाँ पे जो है लाइन्स पाए जाते हैं, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, वैरायटी ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स जो है यहाँ पे आपको मिलते हैं। कहाँ? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। और अगर पिक्चर्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, मतलब यहाँ पर गैप होता है हर ट्रीज़ के बीच में, ठीक है। और सनलाइट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से इनके ट्रीज़ भी शेड करते हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से,
ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट, इसीलिए इनके लीफ जो है शेड करते हैं क्योंकि इसमें सनलाइट भी पड़ती है और ट्रीज़ के बीच में गैप भी बहुत ज़्यादा होता है और उतना ज़्यादा हैवी रेनफॉल भी यहाँ पे नहीं होता जितना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में होता है, रेन फॉरेस्ट में होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम थॉर्न फॉरेस्ट की। जो थॉर्न फॉरेस्ट और स्कर्ब्स होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, थिक और स्मॉल होते हैं। ठीक है, जो कि मिनिमाइज़ करते हैं इवेपोरेशन को। और स्कल्टन स्टेम्स होती है, मतलब जूसी, स्कल्टन मतलब जूसी, जिसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, कंजर्व वाटर। ठीक है, और रेनफॉल यहाँ पे बहुत लेस होता है, अराउंड 70 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर सिर्फ बारिश होती है। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, सेमी एरिड एरियाज़ ऑफ गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी और हरियाणा। ठीक है, मतलब जहाँ पे रेगिस्तान होता है वहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू भी देख लेते हैं हम। पिक्चर में अगर हम देखें तो इसमें दिख रहा होगा आपको बहुत ही स्मॉल साइज़ के हैं और काफ़ी गैप भी दिख रहा होगा इसमें आपको, एक झाड़ियों टाइप का होता है ये। ठीक है, कांटेदार इसमें पेड़ होते हैं। तो ये आपको ड्राई एरिया में ज़्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है इन एरियाज़ में, इसीलिए इस टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर रैट, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लाइन, इस टाइप के कुछ एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत कम एनिमल्स पाए जाएंगे क्योंकि एक तो ड्राई एरिया है, काफ़ी जंगल भी इतने घने नहीं होते। ठीक है, पानी की भी दिक्कत है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज़ में बहुत ही कम एनिमल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की। तो अगर हम माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट जो है, ट्रॉपिकल, अगर हम तुंद्रा रीजन में देखें, माउंटेन मतलब जो माउंटेन एरियाज़ में जो आपको फॉरेस्ट पाए जाएंगे वो होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं कि सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट जो है, एक पूरा बेल्ट बना हुआ है। ठीक है, ये जितने भी आपको माउंटेन फॉरेस्ट दिखेंगे ये एक तरीके का बेल्ट है नेचुरल वेजिटेशन का। ठीक है, इसको जो है तुंद्रा रीजन में पाया जाता है ये। और यहाँ पर जो हम कहें कि वेट ये जो है माउंटेन एरिया में आप देखते हो जितने आप ऊपर जाएंगे, ये जितने भी आपको फॉरेस्ट दिखेंगे ये आपको एज अ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट दिखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके के फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल माउंटेनियस शेप होता है इनका, एकदम कोनिकल शेप के यहाँ पे आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, ट्रीज़ मिलेंगे, इनके बीच में भी गैप होता है। तो बट यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इसलिए इतने ज़्यादा यहाँ पे ट्रीज़ के लीव्स शेड नहीं करते हैं और ये इसी शेप में रहते हैं। ठीक है, माउंटेनियस शेप में। नेक्स्ट हम वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि जिनकी हाइट होती है 1000 to 2000 मीटर की। ठीक है, और टेम्परेट ग्रासलैंड की जो पाए जाते हैं वो अबव 3600 मीटर होते हैं। और यहाँ पर जो है एल्पाइन वेजिटेशन होता है। ठीक है, जो 3600 मीटर अबव होते हैं वो सी लेवल की टेम्परेट फॉरेस्ट माने जाते हैं और ग्रासलैंड जो है एल्पाइन वेजिटेशन से अलग होते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये है टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो आप देख पा रहे हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है। और अगर हम टेम्परेट ग्रासलैंड देखें तो ये आपके सामने है टेम्परेट ग्रासलैंड। तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो अबव होता है 3600 मीटर और जो टेम्परेट फॉरेस्ट होता है वो अराउंड 1000 to 2000 मीटर अबव होता है सी लेवल के। ठीक है, तो ये डिफरेंस है टेम्परेट ग्रासलैंड और टेम्परेट फॉरेस्ट में। ठीक है, इसके बाद है हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट जो है वो कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं जो कि टाइड से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ठीक है, डेंस मैनग्रोव जो है कॉमन वैरायटी है वहाँ पे, मतलब ऐसा होता है कि वहाँ पर डेंस मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है पाया जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि रूट्स जो हैं बहुत ऊपर होते हैं प्लांट्स के। ठीक है, और मतलब ऊपर तक दिखते हैं, होते तो ग्राउंड वाटर तक है, अंदर तक होते हैं, लेकिन उनके रूट्स जो हैं वो ऊपर तक दिखते हैं।
ठीक है, हम इसके पिक्चर्स के थ्रू ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो रूट्स हैं वो नीचे पानी से भी ऊपर दिख रहे हैं। ठीक है, अंडर वाटर इनके जो है रूट्स होते हैं और ऊपर तक भी दिखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जहाँ पे सी होता है वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो डेल्टा रीजन में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे बंगाल, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें। ठीक है, और रॉयल बंगाल टाइगर जो है फेमस है एनिमल इन फॉरेस्ट का। ठीक है, और इंडिया हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड 2500 स्पीसीज ऑफ फिशेस, बिटवीन 5 to 8% ऑफ वर्ल्ड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो ये तो रिकॉर्ड बताया हुआ है। तो इससे पहले हमने जाना कि कौन कौन से हमारे नेचुरल वेजिटेशन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अवेलेबल है हमारी कंट्री में। जगह जगह पे हर जगह का वेदर अलग है, टेम्परेचर अलग है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रीज़ और फॉरेस्ट भी आपको डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे, यहाँ तक कि एनिमल्स भी आपको डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। तो अब नेक्स्ट हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ पे आ रहे हैं हम। तो हमने देखा कि जो स्पीसीज़ हैं बर्ड्स की अगर हम देखें तो 1200 स्पीसीज़ हैं बर्ड्स की और 2500 स्पीसीज़ है फिश की, और बिटवीन 5 to 8% अगर हम देखें तो वर्ल्ड के जितने भी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, 5 to 8%। ठीक है, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर दोनों पाए जाते हैं, टाइगर्स भी और लायंस भी। ठीक है, दोनों चीज़ें, टाइगर्स एंड लायंस दोनों इंडिया में पाए जाते हैं। और हिमालयंस की अगर हम बात करें तो हिमालयंस हैव लार्ज रेंज ऑफ एनिमल्स दैट सर्वाइव द बिटर कोल्ड। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत ही ठंडी जगह पे रहते हैं, जैसे हिमालयन रीजन में, तो वहाँ पे वो सर्वाइव इजीली कर पाते हैं। ठीक है, और एवरी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम, हैंस कंजर्वेशन इज एसेंशियल। हर स्पीसीज़ का, हर एनिमल का अपना एक रोल है इकोसिस्टम में। नेचर ने अगर हमें ये सारी चीज़ें दी हैं तो कुछ सोच समझ के ही दी होंगी, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको कंजर्व करें। ठीक है, क्योंकि इकोसिस्टम अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो नेचर जो है नेचर भी इम्बैलेंस होगा, तो उससे होगा क्या, हार्म जो है वो हमें भी पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रीज़ कट रहे हैं तो ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगी और एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे तो हम पर उसका असर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इकोसिस्टम का पार्ट सिर्फ हम नहीं है, ये सभी हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा भी सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो जो हंटिंग होती है एनिमल्स की, हंटिंग हो चाहे पॉल्यूशन जो हम क्रिएट करते हैं, उससे एनिमल स्पीसीज जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं हमारी वजह से। ठीक है, हम ही हैं उसका रीज़न। एनिमल्स अपने नीड के लिए जो है लोगों एनिमल्स को मार रहे हैं, और पॉल्यूशन से भी बहुत सारे जानवर जो हैं वो, बर्ड्स जो हैं, वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। चाहे वाइल्ड लाइफ हो चाहे नेचुरल वेजिटेशन हो, सब पर पॉल्यूशन का जो है असर हो रहा है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री में बहुत सारे जो है गवर्नमेंट स्टेप्स भी ले रही है। ठीक है, जैसे 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं कंट्री में, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्लोरा एंड फौना, मतलब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे रिजर्व्स बनाए गए हैं, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। 89 नेशनल पार्क्स हैं, 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, ताकि नेचुरल हेरिटेज जो है, क्योंकि देखो जिस कंट्री में आप देखते हो, जाते होगे तो वहाँ पर आप देखते होगे कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखती है, तो हमें अच्छा लगता है, सुकून महसूस होता है। ठीक है, और जहाँ पे ट्रीज़ ना दिखे आपको, सिर्फ बिल्डिंग्स दिखे, वहाँ पे आपको सिर्फ शोर नज़र आएगा, चाहे वो व्हीकल्स का हो चाहे वो लोगों का हो। ठीक है, शांति नहीं होगी वहाँ पे और आपको अच्छा फील भी नहीं होगा। ठीक है, घूमने के लिए हम वहाँ भी जाते हैं, लेकिन अगर हमें शांति चाहिए, हमें सुकून चाहिए, तो वो हमें नेचर के पास मिलता है, मतलब नेचुरल वेजिटेशंस के पास मिलता है। ठीक है, तो वो बिना हमारे बचाए वो नहीं बचेंगे। ठीक है, हम उनका मिसयूज़ करते रहेंगे, हम उनको अपनी ग्रीड के लिए जो है काटते रहेंगे और हंट करते रहेंगे एनिमल्स का, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता रहेगा और हम उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो हमें अपनी लाइफ को भी बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ही ट्रीज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। और जितने भी एनिमल्स में
एनिमल स्किन बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो हंटिंग होती है एनिमल्स की वो रुक सके। जैसे लेदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एनिमल स्किन से बनाए जाते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ओवर होता है। तो यहाँ पर हमने सीखा जाना कि कितना कुछ जो है हमारे नेचर में अवेलेबल है, हमारी कंट्री में अवेलेबल है, उसको हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कितना ज़रूरी है वो, ताकि हम अपने फ्यूचर को सेव कर सकें। तो इसी विश के साथ कि आप लोग आगे जो है नेचर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्पफुल करेंगे, इसी होप के साथ जो है हम इस चैप्टर को ओवर करते हैं। और अगर इससे पहली वाली वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।